नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान राज्य के इतिहास विषय के ऊपर, और जो राजस्थान राज्य का इतिहास विषय है उसके अंतर्गत दोस्तों अपन राठौड़ राजवंश के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। राठौड़ राजवंश की स्थापना के बारे में, राठौड़ राजवंश के प्रारंभिक शासकों के बारे में दोस्तों अपन ने चर्चा की थी, और अपन ने देखा था कि राठौड़ों की स्थापना राव सिंह के द्वारा दोस्तों की जाती है 1273 ईस्वी में बिट्टू गांव पाली में, जहां उनका स्मारक बना हुआ है दोस्तों। उसके बाद कुछ और शासकों का जिक्र किया था दोस्तों। आसनाथ शासक बने थे। आसनाथ के काल में देखा जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ। आसनाथ के बाद में मित्रों अपन ने देखा था राव दुहड़ शासक बने। दुहड़ के बारे में दोस्तों अपन ने चर्चा की थी कि कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति ला करके नगाना गांव बाड़मेर में स्थापित करवाई। इस कारण वो चक्रेश्वरी माता ही आगे चलकर कौन सी माता कहलाई? नागणेची माता कहलाई थी, क्योंकि नगाना गांव में मूर्ति स्थापित हुई थी दोस्तों। उसके बाद अपन ने देखा मल्लीनाथ जी आए। मल्लीनाथ जी राठौड़ों को पाली से लेकर के गए बालोतरा। बालोतरा का प्राचीन नाम था खेड़ा दोस्तों। उसके बाद छोटे मोटे कई शासक आए। बीरम के बाद में आया दोस्तों राव चूड़ा। दोस्तों चूड़ा का शासनकाल अपन ने देखा 1394 ईस्वी से 1423 ईस्वी तक चूड़ा थे। चूड़ा के काल में अपने देखा था कि राव चूड़ा का विवाह इंद्रजीत प्रतिहार की पुत्री किशोरी कंवर के साथ होता है, और उस विवाह के समय जो इंद्रजीत प्रतिहार है वो अपनी पुत्री के विवाह के साथ ही मंडोर कस्बा जो है वो इस राव चूड़ा को दोस्तों दहेज में दे देता है। दोस्तों जैसे ही मंडोर कस्बा दहेज में मिला, राव चूड़ा जो है राठौड़ों की राजधानी खेड़ा बालोतरा से ट्रांसफर करता है और मंडोर जोधपुर को अपनी राजधानी बना देता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि राठौड़ों का जो वास्तविक संस्थापक है वो राव चूड़ा को कहते हैं। कर्नल टोड कहता है कि राव जोधा है, लेकिन जो भी है सामंती व्यवस्था की शुरुआत की थी चूड़ा ने। और चूड़ा के बारे में दोस्तों मैंने चर्चा की थी कि राव चूड़ा के दो प्रमुख पुत्र, एक तरफ कान्हा था, दूसरी तरफ रणमल राठौड़ था दोस्तों। आयु में रणमल राठौड़ बड़ा था, लेकिन फिर भी किशोरी कंवर के प्रभाव में आकर के राव चूड़ा जो है अपना उत्तराधिकारी बताओ किसको घोषित कर देता है? कान्हा को घोषित कर देता है। 1423 से 1427 ईस्वी तक जोधपुर पर शासन किया था कान्हा ने दोस्तों। 1427 में कान्हा की मृत्यु के बाद में 1427 ईस्वी से 1428 ईस्वी तक जो शासन करता है जोधपुर पर कान्हा का भाई, जिसका नाम था दोस्तों सत्ता। दोस्तों 1428 ईस्वी में रणमल राठौड़ शासक बनता है, और रणमल राठौड़ जो है 1428 से लगा करके 1438 ईस्वी तक अपने जोधपुर राज्य पर शासन करता है दोस्तों। 1428 से 1438 तक जोधपुर पर रणमल का अधिकार रहा। रणमल के काल में कोई महत्वपूर्ण यहां पर निर्माण कार्य होता ही नहीं है, क्योंकि रणमल का अधिकांश समय दोस्तों मेवाड़ में बीतता है। अपने देखा था कि रणमल जो है अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ करवाता है, और जब हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ हुआ था तो उनके साथ शर्त रखी गई थी कि हंसाबाई की कोख से उत्पन्न होने वाला पुत्र जो होगा वो मेवाड़ का अधिकारी बनेगा। और मित्रों मेवाड़ में हंसाबाई और राणा लाखा से जो संतान प्राप्त हुई थी उनका नाम था मोक्कल। यानी मेवाड़ में 1421 ईस्वी में राणा मोक्कल का क्या होता है? राज तिलक होता है। और जब मोक्कल राज तिलक होता है, मेवाड़ का राजा बनता है, तो मोक्कल का मामा था रणमल राठौड़, और मोक्कल का मामा रणमल राठौड़ मेवाड़ में ही अपना कार्य चलाता है दोस्तों। मैंने बताया कि मेवाड़ में रणमल राठौड़ जो है वो राठौड़ों का प्रभाव बढ़ाता है। इधर मारवाड़ का तो राजा है जो है ही है, उधर मेवाड़ में भी वो राठौड़ों का प्रभाव बढ़ाता है, और इस बात से मेवाड़ के सरदार बड़े नाखुश होते हैं। मेवाड़ के सरदार नाखुश होकर मैंने आपको बताया कि वो रणमल से छुटकारा पाना चाहते थे, और रणमल से छुटकारा पाना चाहेंगे तो सबसे पहले मोक्कल से छुटकारा पाना होगा। क्यों? क्योंकि जब तक मोक्कल है तब तक मोक्कल का मामा वहां पर अपना
कार्य करता रहेगा। अगर रणमल को यहां से समाप्त करना है तो मोकल को समाप्त करना है। और मित्रों, चाचा और मेरा जो है, उस चाचा और मेरा ने राणा मोकल की हत्या कर दी थी। अब जब राणा मोकल की हत्या हुई थी मेवाड़ में, तो राणा मोकल का जो पुत्र था वो राणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ का राजा बनता है। और मित्रों, जैसे ही राणा कुंभा मेवाड़ का राजा बनता है, राणा कुंभा ने दो कस्में खाई थी कि एक तो मैं मेरे पिता के हत्यारों से बदला लूंगा। और पिता के हत्यारों कौन कौन है? चाचा और मेरा। मित्रों, पिता के हत्यारे जो थे वो जैसे ही कुंभा शासक बना था, अपन ने देखा था मालवा शासक महमूद खिलजी प्रथम की शरण में चले गए थे। और उसके बाद कुंभा ने उनसे बदला लेने के लिए 1437 ईस्वी में मालवा के शासक पर आक्रमण किया था, जिसे अपन इतिहास में सारंगपुर का युद्ध कहते हैं। उस सारंगपुर के युद्ध को जीत करके राणा कुंभा ने चाचा मेरा वे मेपा पंवार की हत्या की थी दोस्तों। और दूसरी कसम क्या थी? उसने कहा कि मैं राठौड़ों का नामो निशान ही मिटा दूंगा। और मित्रों, राठौड़ों का नामो निशान मिटाना है तो सबसे पहले रणमल की हत्या करनी होगी। और मित्रों, मैंने आपको बताया था कि 1438 ईस्वी में रणमल राठौड़ की हत्या राणा कुंभा जो है दासी भारमली के सहयोग से करवा देती है। यानी रणमल राठौड़ के काल में दोस्तों कोई भी ऐतिहासिक कार्य नहीं होता। रणमल राठौड़ की जो हत्या है वो दासी किसके द्वारा होती है? भारमल के द्वारा। मैंने आपको मेवाड़ के इतिहास के समय भी बताया था कि राणा कुंभा जो है दासी भारमली को कहता है कि रणमल को अपने जहरीला खाना दे दे। और रणमल राठौड़ को दासी भारमली जो है जहरीला खाना दे देती है। और रणमल राठौड़ की क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। यहां तक का इतिहास, यहां तक का सफर दोस्तों अपन तय कर चुके थे। अब रणमल राठौड़ की मृत्यु हो जाती है 1438 ईस्वी में। तो बताओ, रणमल राठौड़ की मृत्यु के बाद में अगला जो शासक बनेगा जोधपुर का, 1438 ईस्वी में रणमल की मृत्यु के बाद में, एक लाइन लिख सकते हैं इधर 1400 रणमल राठौड़। और रणमल राठौड़ के बारे में दो लाइन लिखने चाहे तो लिख सकते हैं। रणमल राठौड़ का पहले तो शासनकाल देख लेते हैं। राव रणमल राठौड़ जो है, राव रणमल राठौड़ का जो शासनकाल है वो है 1428 से लगा करके 1438 ईस्वी तक। दोस्तों, इसके काल में जोधपुर में या मारवाड़ में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य होता तो है नहीं। केवल इतना लिख सकते हैं दोस्तों कि रणमल राठौड़ की हत्या, रणमल राठौड़ की हत्या, रणमल राठौड़ की हत्या, रणमल राठौड़ की हत्या, रणमल राठौड़ की हत्या राणा कुंभा ने, राणा कुंभा ने रणमल की दासी, रणमल की दासी भारमली के सहयोग से की, भारमली के सहयोग से की। भारमली के सहयोग से कैसे की थी दोस्तों? रणमल राठौड़ को जहरीला क्या दिया गया था? खाना दिया गया था। और खाना देने के बाद में दोस्तों अगला जो है रणमल, उसकी मृत्यु हो जाती है। मित्रों, रणमल राठौड़ की मृत्यु हो गई तो रणमल राठौड़ का उत्तराधिकारी बताओ कौन बना था? रणमल राठौड़ का उत्तराधिकारी बनता है दोस्तों, रणमल राठौड़ का उत्तराधिकारी उसका पुत्र। और पुत्र का नाम बताओ दोस्तों क्या था? राव जोधा था। दोस्तों, रणमल का उत्तराधिकारी बनता है राव जोधा। और दोस्तों, राव जोधा का शासनकाल जो था वो था 1453 से लगा के 1489 ईस्वी तक। राव जोधा का जो शासनकाल माना जाता है वो 1453 ईस्वी से लगा के 1489 ईस्वी तक। अब आपके दिमाग में निश्चित रूप से एक प्रश्न गूंजेगा कि गुरुजी 15 साल कहां गए? क्योंकि 1438 में तो रणमल की मृत्यु हो गई थी। अब 1438 में मृत्यु हो गई, रणमल का जो उत्तराधिकारी है वो राव जोधा है। और राव जोधा का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 1453 ईस्वी से लगा के 1489 ईस्वी तक है। मित्रों, ये 15 साल कहां चले गए? इन 15 सालों के ऊपर अपन दोस्तों चर्चा करते हैं। रणमल राठौड़ का इतिहास काल यहां पर पूरा होता है। अब अपन शुरुआत करते हैं राव जोधा के बारे में। और दोस्तों, राव जोधा के बारे में अपन चर्चा करते हैं तो राव जोधा का जो शासनकाल है वो 1483
1453 ईस्वी से लगा के 1489 ईस्वी तक है। 1453 ईस्वी से लगा करके 1489 ईस्वी तक जो है मारवाड़ में जो शासन किया जाता वो किसके द्वारा किया जाता? राव जोधा। अब देखिएगा ये 15 साल कहां गए बीच वाले, इसका कारण देखिएगा दोस्तों। कुंभा ने क्या कसम खाई है? कुंभा ने कसम खाई है कि मैं राठौड़ों का नामो निशान मिटा दूंगा। मैं राठौड़ों का क्या मिटा दूंगा? नामो निशान मिटा दूंगा। तो नामो निशान मिटाने में दोस्तों अपने सबसे पहले बताओ किसको मिटाया था? रणमल राठौड़ को। रणमल राठौड़ की अपने हत्या की, और जब रणमल राठौड़ की हत्या की तो इसी रणमल राठौड़ का पुत्र है राव जोधा। इसी रणमल राठौड़ का जो पुत्र है राव जोधा। अब कुंभा रणमल को मारने के बाद अगला टारगेट कुंभा का कौन है? राव जोधा। अब कुंभा किसको मारना चाहता है दोस्तों? राव जोधा को। राव जोधा को क्यों मारना चाहता है? सरल सा कारण है, कसम खा रखी है कि मैं राठौड़ों का विनाश कर दूंगा। अब मित्रों राव जोधा को मारना चाहता है तो राव जोधा क्या करता है? राव जोधा मेवाड़ में बैठा था। रणमल की हत्या भी मेवाड़ में हुई, राव जोधा मेवाड़ में बैठा है। जोधा दोस्तों मेवाड़ छोड़ करके सीधा आया मंडोर। बताओ सीधा कहां पर आया? मंडोर। और मंडोर कहां पर पड़ता है दोस्तों? जोधपुर में, जहां रावण का ससुराल है। दोस्तों मंडोर आ गया, लेकिन कुंभा ने कसम खा रखी है, तो क्या कुंभा इसका पीछा छोड़ देगा क्या? इधर देखो राणा कुंभा। राणा कुंभा का शासन काल था 1433 से लगा करके 1468 ईस्वी तक। मित्रों कुंभा ने सेना भेजी राणा चुंडा के नेतृत्व में। बताओ सेना किसके नेतृत्व में भेजी थी? राणा चुंडा के नेतृत्व में क्या भेजी? सेना भेजी। और दोस्तों जब राणा चुंडा के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है तो दोस्तों राणा चुंडा मंडोर पर आक्रमण कर देता है 1438 में। जैसे ही राणा चुंडा यानी कुंभा की सेना इस मंडोर पर आक्रमण करती है तो दोस्तों ध्यान रखना राव जोधा जो है मंडोर छोड़ करके फरार हो जाता है। और राव जोधा जो है इस कुंभा की सेना से बचते हुए सीधा मंडोर छोड़कर चला जाता है काहुनी गांव। बताओ कौन से गांव में चला जाता है? काहुनी गांव। और दोस्तों ये जो काहुनी गांव है, ये काहुनी गांव वर्तमान में बताओ कौन से जिले में पड़ता है? बीकानेर जिले में। जोधा के ऊपर जब कुंभा का मंडोर पर आक्रमण हुआ तो मित्रों जोधा यहां से मंडोर छोड़ करके काहुनी चला गया, यानी मंडोर को तो छोड़ दिया। और जब मंडोर को छोड़ दिया तो मंडोर पर अधिकार बताओ किसका हो गया? मंडोर पर अधिकार हो गया राणा कुंभा का। अब मंडोर पर कुंभा का अधिकार हो गया और कुंभा मंडोर पर अधिकार करके चुंडा को इसके पीछे पीछे कहां भेज देता है? काउनी गांव में, क्योंकि वो हर हाल में जोधा को मारना चाहता है। अब जैसे ही कुंभा की सेना काउनी गांव पहुंची मित्रों ये जोधा भाग करके आ जाता है सिवाना। बताओ कुंभा की सेना जैसे इसका पीछा करते करते काउनी गांव पहुंचती है, जोधा काउनी छोड़ता है और आ जाता है सिवाना। सिवाना बताओ वर्तमान में कहां पर है? बाड़मेर में है सिवाना। और इस दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की क्या कहा जाता है? मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है, संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। जब जब मारवाड़ के राजाओं पर संकट आया था तब तब कोई भी हो, चाहे मालदेव देखेंगे आगे, चंद्रसेन भी देखेंगे, जब जब राजाओं पर संकट आया मारवाड़ के, चाहे जोधा पर आया हो, चाहे मालदेव पर आया हो, चाहे चंद्रसेन पर आया हो, तब तब मारवाड़ के राजा शरण लेने के लिए कौन से दुर्ग में पहुंचते हैं? सिवाना दुर्ग। इस कारण सिवाना दुर्ग को मारवाड़ राजाओं की क्या कहा जाता है? मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है दोस्तों। अब ये सिवाना पहुंच गया, लेकिन कुंभा ने तो कसम खा रखी है, कुंभा इसका पीछा करते करते सिवाना आ गया। मित्रों ये सिवाना से भागता भागता डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वागड़, बदराजून, आगे सिवाना से ये गया बदराजून। और बताओ बदराजून कहां पर पड़ता है? जालोर में। मित्रों सेना पीछा करता करते कुंभा की बदराजून आ पहुंची तो ये अंत में चारों तरफ भागते भागते दोस्तों ध्यान रखना अंत में ये जोधा पहुंचता है सोजते। और मित्रों सोजत बताओ कहां पर पड़ता है? पाली में। यानी इन 15 सालों में कुंभा जोधा का लगातार पीछा कर रही है, जोधा को शासक नहीं बनने दिया, जोधा को लगातार आगे आगे भगा रही है और पीछे पीछे कुंभा की सेना आ रही है। जोधा मंडोर, मंडोर से काउनी, काउनी से सिवाना, सिवाना से बदराजून और बदराजून से अंत में बताओ कहां जाता है? सोजत पाली।
मित्रों सोजत पाली में बीच में एंट्री मारती है, बताओ कौन सी बाई? हंसाबाई। बताओ बीच में कौन सी बाई आती है? हंसाबाई आती है। और हंसाबाई जो है इस कुंभा और जोधा के बीच 1452-53 ईस्वी में, 1452-53 ईस्वी में, दोनों आने पर 52 सही करेंगे, 1452-53 ईस्वी में इन दोनों के बीच में एक संधि करवाती है। उस संधि का नाम बताओ कौन सी संधि है? आंवल बांवल की संधि। मित्रों सोजत पाली में कुंभा और जोधा के बीच में हंसाबाई आकर के एक संधि करवाती है और उस संधि का नाम होता है आंवल बांवल की संधि। आंवल बांवल की संधि के तहत क्या होता है? ये हंसा कहती है, रे आपस में घर घर के क्यों लड़ रहे हो? आपस में घर घर के क्यों लड़ रहे हो? अब बताओ ये हंसाबाई जो है ये जोधा के क्या लगती है और कुंभा के क्या लगती है? मित्रों जोधा किसका छोरा है? रणमल राठौड़ का छोरा। रणमल की बहन कौन सी बाई है? हंसाबाई। तो बताओ रणमल की बहन हंसाबाई है और रणमल का पुत्र है जोधा, तो जोधा के हंसाबाई क्या लगेगी? बुआ जी लगेंगी। यानी जोधा के तो है बुआ और उधर कुंभा के क्या लग रही है? कुंभा के लग रही है दोस्तों ग्रैंड मदर यानी दादी। बताओ क्या लग रही है? दादी। क्योंकि हंसाबाई मोक्कल की माता और मोक्कल का पुत्र कौन है? कुंभा। तो कुंभा के हंसाबाई क्या लग रही है? दादी। यानी दोनों के बीच में रिश्तेदारों को आपस में मनाने के लिए हंसाबाई आती है। हंसाबाई का ही तो पोता है कुंभा और हंसाबाई का ही भतीजा जो है वो है जोधा। मित्रों दोनों के बीच में आंवल बांवल की संधि होती है और संधि के तहत यह निर्धारित होता है, हंसाबाई कुंभा को कहती है, रे कुंभा तुम क्यों इसके पीछे हाथ धो करके पड़ा है? बोला दादी जी तुम्हें पता नहीं, मेरे बापू की हत्या राठौड़ों के बढ़ते प्रभाव के कारण हुई थी, इसलिए मैं राठौड़ों का नामो निशान समाप्त करना चाहता हूं। लेकिन मित्रों हंसाबाई ने जैसे तैसे समझा बुझा करके दोनों के बीच में समझौता करवाया और समझौते के तहत इस आंवल बांवल की संधि के तहत मेवाड़ राज्य और मारवाड़ राज्य दोनों की सीमाएं निर्धारित कर दी गई। यानी जिधर जिधर आंवल के वृक्ष ज्यादा है यानी बबुल को छोड़कर जो भी ज्यादा वृक्ष है वो तो मेवाड़ की सीमा और जिधर बबुल के वृक्ष ज्यादा है वो मारवाड़ की सीमा। कहने का अभिप्राय यह है कि दोनों राज्यों की सीमाएं निर्धारित कर दी गई कि अब इधर तो मेवाड़ है उधर मारवाड़ है और अब मारवाड़ वाले राठौड़ मेवाड़ की तरफ कभी भी आंख नहीं उठाएंगे। तो राव जोधा ने कहा मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अब हम कभी मेवाड़ की तरफ आंख नहीं उठाएंगे। लेकिन जोधा जो ये बात भी कहता है कि कुंभा अब हमारा पीछा छोड़ दे, हम कभी भी मेवाड़ की तरफ नहीं आएंगे। कुंभा ने कहा ठीक है अगर ऐसी बात है, मेरा तो प्रमुख उद्देश्य मेवाड़ से राठौड़ों को समाप्त करना है और अब अगर राठौड़ मेवाड़ की तरफ नहीं आते हैं तो मैं इस संधि के लिए तैयार हूं। और दोस्तों दोनों के बीच में संधि हो जाती है 1452-53 ईस्वी में, जिसे अपन कौन सी संधि कहते? आंवल बांवल की। लेकिन मित्रों फिर भी जोधा को यकीन नहीं हो रहा था कि कुंभा फाइटरमैन है, कुंभा लड़ाकू शासक है, कभी भी आक्रमण कर सकता है। इसलिए इस जोधा ने दोस्तों कहा कि हंसाबाई बुआ जी आप आए हुए हो, आप संधि नहीं हमें समधि बना दो। हमें क्या बना दो? समधि बना दो। समधि का अर्थ होता दोस्तों रिश्तेदार। समधि का अर्थ बताओ क्या होता है? रिश्तेदार। ताकि कुंभा जो है रिश्तेदारी की लाज रखते हुए कभी जोधपुर पर आक्रमण नहीं करे। और मित्रों राव जोधा की जो पुत्री है वो राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी जो थी उसका विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ हो जाता है और यही श्रृंगार देवी आगे मेवाड़ में जाकर के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक बावड़ी बनाती है जिसका नाम है गोसुंडी की बावड़ी। दोस्तों आंवल बांवल की संधि हुई और संधि के तहत मेवाड़ मारवाड़ सीमाओं का निर्धारण होने के बाद 1453 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से बताओ मारवाड़ का शासक कौन बन जाता है? राव जोधा। यानी इन 15 सालों में लगातार कुंभा ने इसे परेशान किए रखा, स्वतंत्र रूप से गद्दी पर स्थापित नहीं होने दिया। अंत में संधि होने के बावजूद ही ये राव जोधा जो है वो जोधपुर की स्वतंत्र गद्दी पर बैठता है। इस कारण इसका जो शासन काल माना जाता है वो शासनकाल दोस्तों 1453 ईस्वी से लगा करके 1489 ईस्वी तक के माना जाता है। यह जोधा के शासन बनने से पहले की घटना है जो मैं आपको लिख देता हूं और उसके बाद शासक बनने के बाद में जोधा जी के द्वारा कौन कौन से कार्य संपादित होते हैं। देखिएगा दोस्तों 1438 ईस्वी में राणा 1438 ईस्वी में रणमल की हत्या के पश्चात
रणमल की हत्या के पश्चात, रणमल की हत्या के पश्चात राणा कुंभा ने राठौड़ों से बदला लेने हेतु, राठौड़ों से बदला लेने हेतु राव जोधा को मारना चाहा, राव जोधा को मारना चाहा। नेक्स्ट, राव जोधा मेवाड़ छोड़कर मंडोर पहुंचा, लेकिन कुंभा ने राणा चुंडा के नेतृत्व में, ये राणा चुंडा राणा लाखा का पुत्र था, जिसे मेवाड़ का अपन भीष्म पितामह भी कहते हैं और मेवाड़ का अपन राम भी कहते हैं। ध्यान रखना, राणा चुंडा को मेवाड़ का राम हुए, मेवाड़ का भीष्म पितामह, ये अपन लिख चुके हैं। लेकिन कुंभा ने राणा चुंडा के नेतृत्व में सेना भेजी। मेवाड़ सेना के पहुंचते ही जोधा मंडोर छोड़ता है, यानी मंडोर छोड़ता है। यहां पर लिख सकते हैं जोधा का निर्वासित काल, जोधा का निर्वासित काल। दोस्तों, जोधा का निर्वासित काल, इसका अर्थ क्या होता है? यानी जोधा ने मंडोर छोड़ने के बाद में अपना समय कहां पर बिताया था? तो मित्रों, जोधा चाहता है सीधा काहुनी गांव, और बताओ काहुनी गांव कहां पर पड़ता है? बीकानेर में। काहुनी गांव BKN करते बीकानेर। काहुनी से जाता है दोस्तों सिवाना, और दोस्तों सिवाना बताओ कहां पर पड़ता है? बाड़मेर में। बताओ सिवाना कहां पर पड़ता है? बाड़मेर में। दोस्तों सिवाना से ये जाता है बदराजून, हालांकि और भी जगह जाता है, वागड़ उधर ले, लेकिन ये चार प्रमुख लिख लें, बदराजून। और ये जो बदराजून पड़ता है, ये बदराजून बताओ कहां पर है? जालोर में है दोस्तों, बदराजून। और ये बदराजून वर्तमान में बताओ कहां पर है? जालोर में। दोस्तों बदराजून से ये सीधा भाग करके बताओ कहां पर आता है? सोज्जत। और सोज्जत बताओ कहां पर पड़ता है? पाली में। यहां पर इन दोनों के बीच में बताओ क्या होती है? आमल बामल की संधि होती है, और उसके बाद जोधा शासक बनेगा। यहां तक लिखो, फिर चलते हैं आगे। हां, तो ये दोस्तों इसका कुंभा का निर्वासित काल है, इसके बारे में ध्यान रखना। कुंभा सबसे पहले मंडोर से दोस्तों ये काहुनी गांव गया। बताओ कहां पर गया था? काहुनी गांव। दोस्तों काहुनी गांव के बाद में ये बदराजून के पास में एक गांव पड़ता है दोस्तों, कोरिया गांव।
वो कोरिया गांव जो है वहां पर गया था मित्रों। भगवंत सिंह जो नाम का एक शासक, भगवंत सिंह नाम का एक सामंत था, उस भगवंत सिंह नामक सामंत के पास। लेकिन वहां पर थोड़ा सा रुक करके वापस सिवाना आ जाता है और सिवाना से फिर वापस बदराजून जाता है। यानी जो बदराजून है वो जोधा कितनी बार गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 2 बार गया था। यानी सिवाना पहले या बीकानेर, बीकानेर से थोड़े समय के लिए भगवंत सिंह नाम के सामंत के पास बदराजून गया था। लेकिन बदराजून में ज्यादा समय तक नहीं रुककर सिवाना आया, सिवाना से फिर बदराजून गया और बदराजून से फिर दोस्तों बताओ कहां पर गया था, सोजते पाली। अब दोस्तों देखिएगा, सोजत पाली जो है, उस सोजत पाली में दोस्तों अपने को ध्यान रखना है, इनके बीच में कौन सी संधि हो जाती है, आंवल बांवल की संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है, आंवल बांवल की। तो मित्रों अगला बिंदु लिख सकते हैं, सोजत पाली में सीधा लिख लें आंवल बांवल की संधि। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आंवल बांवल की संधि। और आंवल बांवल की जो संधि है दोस्तों, वो आंवल बांवल की संधि बताओ कब होती है, आंवल बांवल की संधि मित्रों होती है 1452-53 में। लेकिन दोनों विकल्प आने पर राइट का चिन्ह बताओ किस पर करोगे, 1452 पर। मित्रों आंवल बांवल की संधि का जो स्थान है, वो आंवल बांवल की संधि का स्थान दोस्तों बताओ कौन सा है, आंवल बांवल की संधि होती है सोजते। और दोस्तों सोजत बताओ कहां पर है, पाली में। आंवल बांवल की जो संधि होती है वो सोजत बताओ दोस्तों कहां पर है, पाली में। यह संधि किसके सहयोग से होती है, हंसाबाई के सहयोग से, हंसाबाई के द्वारा, हंसाबाई के सहयोग से संधि। मित्रों इस संधि को करवाने का जो श्रेय जाता है वो श्रेय हंसाबाई को जाता है। और हंसाबाई आप जानते हैं कौन थी, जोधा की बुआ और कुंभा की दादी। दोस्तों मध्य किस किस के बीच होती है ये संधि, एक तरफ तो है अपना राणा कुंभा और दूसरी तरफ मित्रों बताओ रणमल राठौड़ का पुत्र है। और रणमल राठौड़ के पुत्र का नाम क्या था, राव जोधा, रावे जोधा। दोस्तों ये संधि होती है और इस संधि के तहत क्या होता है, इस संधि के तहत मेवाड़ मारवाड़ राजा का, इस संधि के तहत मेवाड़ व मारवाड़ राज्य की सीमाओं का, इस संधि के तहत मेवाड़ व मारवाड़ राज्यों की सीमाओं का निर्धारण, मेवाड़ व मारवाड़ राज्यों की सीमाओं का निर्धारण, मेवाड़ व मारवाड़ राज्य की सीमाओं का निर्धारण। मित्रों यह भी ध्यान रखना कि अब मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाएं तय हो गई है और यह कसम खाली है कि अब राठौड़ वंश के जो भी शासक है वो मेवाड़ में अपना हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तब कुंभा इस बात पर दोस्तों क्या हो जाता है, राजी हो जाता है। अगला बिंदु, राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ करवाया। बताओ कुंभा के पुत्र किसके साथ करवाया, कुंभा के पुत्र रायमल के साथ करवाया। दोस्तों ध्यान रखना, कुंभा के पुत्र रायमल के साथ करवाया। यह भी दोस्तों अपने को ध्यान रखना है, राणा कुंभा का पुत्र रायमल के साथ और आंवल बांवल की क्या होती है, संधि होती है दोस्तों। तो यह है दोस्तों अपनी प्रमुख रूप से आंवल बांवल की संधि।
और अब दोस्तों जैसे ही आमल बामल की संधि होती है 1453 ईस्वी में राव जोधा यहां का क्या बन जाता है, स्वतंत्र शासक बन जाता है। तो अब दोस्तों विधिवत रूप से बताओ शासक कौन बन जाएगा, राव जोधा। क्योंकि इतने दिन तक तो राव जोधा के हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है राणा कुंभा। 1453 ईस्वी से लगा करके 1489 ईस्वी तक जोधपुर प्रशासन बताओ कौन करेगा, राव जोधा करेगा दोस्तों। अब राव जोधा के शासन काल में दोस्तों क्या क्या घटनाएं घटित होती है वो घटनाएं देखते हैं दोस्तों। राव जोधा शासक बनने के बाद में क्या करता है दोस्तों, राव जोधा शासक बनने के बाद में राव जोधा के शासन काल में दोस्तों ध्यान रखिएगा कोई भी प्रमुख महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध तो लड़ा नहीं जाता। और जब युद्ध नहीं लड़ा जाता दोस्तों तो फिर इसके काल में केवल और केवल निर्माण कार्य होंगे। केवल और केवल इसके काल में बताओ कौन से कार्य होंगे, निर्माण कार्य होंगे। और कौन कौन से निर्माण कार्य होते हैं दोस्तों वो भी देख लेते हैं। राव जोधा के काल में, राव जोधा के काल में जो प्रमुख निर्माण कार्य हैं दोस्तों उनमें देखना, सबसे पहले ये इधर आ गया अपना राव जोधा, यहां लिख देता हूं मैं राव जोधा को। और राव जोधा को यहां लिखने के बाद में सबसे पहले राव जोधा शासक बनते ही जोधपुर में इसका पहला निर्माण कार्य क्या था दोस्तों, राव जोधा का पहला निर्माण कार्य था दोस्तों कि 12/5/1459 ईस्वी को जोधपुर शहर की क्या की थी स्थापना, जो आप सभी जानते हैं अच्छी तरीके से। तो पहला बिंदु दोस्तों अपने को पता होना चाहिए कि 12 मई यानी 12/5/1459 को जोधपुर शहर की स्थापना, जोधपुर शहर की दोस्तों क्या की गई थी, जोधपुर शहर की स्थापना की गई थी। और जोधपुर शहर की जो स्थापना है वो जोधपुर शहर की स्थापना बताओ दोस्तों कब हुई थी, 12/5/1459 ईस्वी को हुई थी। वो स्थापना किसके द्वारा हुई थी, राव जोधा। मित्रों इसके बाद जोधा ने क्या किया, अब जोधा में कोई युद्ध होने वाला नहीं है, केवल और केवल दोस्तों 5-7 निर्माण कार्य हैं वो ही अपने को याद रखने हैं। अगला बिंदु दोस्तों राव जोधा में अपने को ध्यान रखना, मेहरानगढ़ 1459 में बताओ कौन से गढ़ की, मेहरानगढ़ की नींव रखी, मेहरानगढ़ का निर्माण। दोस्तों मेहरानगढ़ जो दुर्ग है ये बताओ इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ था, राव जोधा के द्वारा। और मित्रों ये मेहरानगढ़ दुर्ग जो है पहले बनना था मसूरिया पहाड़ी पर, लेकिन बाद में बना कौन सी पहाड़ी पर, पंचेतिया पहाड़ी पर। बताओ कौन सी पहाड़ी पर है, पंचेतिया पहाड़ी। और उस पंचेतिया पहाड़ी पर दोस्तों चिड़ियानाथ नाम का साधु एक तपस्या करता था, इस कारण उस पहाड़ी का नाम बदल करके चिड़िया टुक पहाड़ी हो गया। पहले बनना था मसूरिया पहाड़ी पर, लेकिन बाद में यह दुर्ग बना कौन सी पहाड़ी पर था, पंचेतिया पहाड़ी पर। तो लिख सकते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग, पंचेतिया पहाड़ी अथवा चिड़िया टुक पहाड़ी एक ही बात है। मूल जो नाम था वो था पंचेतिया पहाड़ी पर स्थित, लेकिन यहां पंचेतिया पहाड़ी पर जो है चिड़ियानाथ नाम का साधु तपस्या करने के कारण इस पहाड़ी का जो नाम है वो चिड़िया टुक पहाड़ी हो गया। बताओ कौन सी पहाड़ी हो गया, चिड़िया टुक। दोस्तों ये मेहरानगढ़ दुर्ग जो है, इस मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव बताओ किसके हाथों रखी गई थी, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव मित्रों ध्यान रखना करणी माता के हाथों रखी गई। बताओ मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसके हाथों रखी गई थी, करणी माता, जिसको अपन रिद्दूबाई भी कहते हैं, जिनका जन्म 1387 ईस्वी सुवाप गांव जिला जोधपुर में मेहाजी चारण के घर पर हुआ था। उन करणी माता के द्वारा अपने कौन से गढ़ की नींव रखी जाती है, मेहरानगढ़ की नींव रखी जाती है। पहला जोधपुर की स्थापना की, दूसरा मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। नंबर 3 दोस्तों राव जोधा के काल में याद रखना जोधे लाव तालाब का निर्माण। बताओ कौन से तालाब का निर्माण है, जोधे लाव तालाब का क्या करवाया था, जोधे लाव तालाब का निर्माण। मेहरानगढ़ दुर्ग के पास ही है दोस्तों कौन सा तालाब है, जोधे लाव। और उस जोधे लाव तालाब का निर्माण बताओ किसके द्वारा करवाया जाता है, राव जोधा के द्वारा करवाया जाता है। देखिएगा दोस्तों जोधे लाव तालाब का निर्माण हो गया।
अब जोधेलाव तालाब का निर्माण होने के बाद में दोस्तों ध्यान रखिएगा, जोधेलाव तालाब का निर्माण होने के बाद में इसी की एक रानी, जोधा की जो रानी थी दोस्तों ध्यान रखिएगा, जोधा की जो रानी थी उसका नाम था दोस्तों चांद कंवर। तो यहां पर लिख सकते हैं राव जोधा की पत्नी या राव जोधा की पत्नी, राव जोधा की पत्नी, राव जोधा की पत्नी चांद कंवर ने, मित्रों ध्यान रखिएगा, चांद कंवर ने मेहरानगढ़ में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। यह चांद बावड़ी का निर्माण मित्रों पीटीआई के पेपर में हो चुका है। चांद बावड़ी का निर्माण बताओ कौन से पेपर में हो चुका है? पीटीआई के पेपर में पूछा जा चुका है 2013 में कि जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया। मित्रों चांद बावड़ियां राजस्थान में दो है। एक मुख्य जो चांद बावड़ी है अपनी वो पड़ती है आबानेरी दौसा में, जिसका निर्माण चांद ने करवाया था, वो पुरुष था जिसका निर्माण चांद ने करवाया था। और वो राजस्थान की सबसे गहरी बाड़ी, सबसे गहरी बावड़ी, अपने राजस्थान की डरावनी बावड़ी, तिस्मिला बावड़ी कई नामों से जानी जाती है। जो मुख्य और सबसे बड़ी चांद बावड़ी है वो आबानेरी दौसा में है, जबकि एक चांद बावड़ी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। यह भी ध्यान रखना, जिसका निर्माण राव जोधा की पत्नी बताओ किसने करवाया था? राव जोधा की पत्नी मित्रों ध्यान रखना चांद कंवर ने करवाया था। अगला बिंदु दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगला बिंदु राव जोधा की एक और रानी थी जिसका नाम था जसमा दे। उस रानी जसमा दे ने मित्रों ध्यान रखना जो है यहां पर रानी सागर तालाब का निर्माण करवाया। बताओ कौन से तालाब का निर्माण करवाया था? रानी सागर। अगला बिंदु लिख सकते हैं राव जोधा की पत्नी, राव जोधा की पत्नी, राव जोधा की पत्नी, राव जोधा की पत्नी जसमा दे ने, जसमा दे ने, राव जोधा की पत्नी जसमा दे ने रानी सागर तालाब का निर्माण, रानी सागर, रानी सागर तालाब का निर्माण। मित्रों रानी सागर तालाब का निर्माण बताओ, रानी सागर तालाब का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राव जोधा की पत्नी, और राव जोधा की पत्नी का नाम क्या था? जसमा दे। जबकि दूसरी पत्नी चांद कंवर, चांद कंवर दोस्तों जोधा की दादी का नाम भी दोस्तों ध्यान रखना चांद कंवर था। आपने देखा होगा कि जो अपने रणमल राठौड़ की माता थी उसका नाम भी चांद कंवर था, पत्नी का नाम भी चांद कंवर था। अगला बिंदु दोस्तों राव जोधा के बारे में याद क्या रखोगे? अगला बिंदु दोस्तों जोधा के बारे में आपको याद रखना है कि चामुंडा माता मंदिर का निर्माण करवाया। बताओ कौन सी माता मंदिर का? चामुंडा माता मंदिर का निर्माण। और मित्रों चामुंडा माता मंदिर जो है, इस चामुंडा माता मंदिर का निर्माण बताओ किसके द्वारा करवाया जाता है? राव जोधा के द्वारा। बताओ किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा। और इस चामुंडा माता की नींव बताओ किसके द्वारा रखी जाती है? चामुंडा माता मंदिर की जो नींव रखी जाती है दोस्तों उस व्यक्ति का नाम था साधु राम। बताओ उस व्यक्ति का नाम क्या था? साधु राम। और दूसरा नाम आप करणी माता भी लिख सकते हैं। हालांकि करणी माता इसमें शामिल नहीं थी, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं क्योंकि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी, तो हो सकता है चामुंडा माता की भी रखी, लेकिन मुख्य जो व्यक्ति था इस चामुंडा माता मंदिर की नींव रखने वाला क्या नाम हो गया? साधुराम। और भी कई लोगों के नाम उल्लेखित मिलते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चामुंडा माता मंदिर का नींव करणी माता और साधुराम के द्वारा रखी गई। दोस्तों इसके अलावा जोधा के काल में क्या हुआ था? दोस्तों जोधा के काल में इसका मंत्री था जिसका नाम था खांडे राव। इसके मंत्री का नाम था दोस्तों खांडे राव, खांडा या खांडे राव भी कहते हैं। और इस मंत्री खांडे राव ने मित्रों जोधपुर में खांडेलाव तालाब का निर्माण करवाया। बताओ कौन से तालाब का निर्माण है? खांडेलाव तालाब का क्या करवाया था? खांडेलाव तालाब का दोस्तों निर्माण करवाया। ये सारे के सारे निर्माण कार्य बताओ किसके काल में होते हैं? राव जोधा के काल में होते हैं। राव जोधा का शासन काल 1453 में,
क्योंकि 1452-53 में आंवल बांवल की संधि हुई और उस संधि के बाद जोधपुर का राजा कौन बन गया था? राव जोधा। तो 1453 से 89 मेहरानगढ़ बनवाया, जोधेलाव तालाब बनवाया, चांद बावड़ी बनवाई, रानी सागर तालाब, चामुंडा माता मंदिर, खांडोलाव तालाब और 12/5/1459 को जोधपुर शहर की स्थापना करके राठौड़ों की राजधानी जोधपुर को बनाया। तो यहां पर लिख लेना 1459 में राठौड़ों की स्थायी राजधानी जोधपुर को बनाया। राठौड़ों की स्थायी राजधानी बताओ किसको बनाया? स्थायी राजधानी जोधपुर को बनाया। और स्थायी राजधानी कब बनाया था? क्योंकि स्थापना ही बताओ कब हुई थी? 12/5/1459 को। और जिस समय स्थापना हुई थी दोस्तों, इसको जोधा की ढाणी कहते थे। बताओ जोधा की क्या कहते थे? ढाणी कहते थे। जोधपुर नहीं कहा जाता था, जोधपुर तो बाद में कहा गया था। उस समय जोधा नगर भी कहते थे, जोधा की ढाणी भी कहते थे, कई नामों से इसको जानते थे। बाद में उत्कर्ष कला सेज का यहां स्थापना होने के बाद में बताओ ये जोधा की ढाणी शहर बन गया। और कौन सा पुर हो गया? जोधपुर हो गया। यहां तक लिखें, फिर चलते हैं आगे। तो यह है दोस्तों राव जोधा का प्रमुख रूप से निर्माण कार्य। अब निर्माण कार्य के बाद में दोस्तों 1489 में तो जोधा की मृत्यु हो जाती है। बताओ 1489 ईस्वी में तो जोधा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो 1489 में जोधा की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? देखना दोस्तों, जोधा का पुत्र जोधा जो है, राव जोधा के पुत्र राव जोधा, और इस राव जोधा के जो पुत्र हैं वो पुत्र कौन कौन है? देखना दोस्तों, राव जोधा जो है, इस राव जोधा के कुल कितने पुत्र हैं उनके बारे में देखते हैं। राव जोधा के प्रमुख 5 पुत्रों का दोस्तों अपने को क्या करना है? उल्लेख करना है। राव जोधा के प्रमुख बताओ कितने पुत्रों का उल्लेख अपने को करना है? 5 पुत्रों का अपने को क्या करना है? उल्लेख करना है। दोस्तों 5 पुत्र कौन कौन से राव जोधा के देखते हैं। राव जोधा के 5 पुत्रों के नाम अपने को पता होना चाहिए। सबसे बड़ा पुत्र नंबर 1 पर जो पुत्र है उसका नाम है सातल। सातल के बाद में दोस्तों सुज्जा, सुज्जा के बाद में दोस्तों दुद्दा, दुद्दा के बाद में दोस्तों वीरा, और वीरा के बाद में दोस्तों बिक्का। वीरा के बाद में बताओ कौन है? बिक्का। ये 5 प्रमुख पुत्र माने जाते। देखो पुत्र कौन है? राव सातल। दोस्तों 1 का नाम है राव सातल। नंबर 2 पर दोस्तों ध्यान रखना राव सुज्जा। बताओ शासक कौन बनेगा? राव सुज्जा। राव सुज्जा के अलावा दोस्तों दुद्धा। बताओ कौन बना? दुद्धा। दुद्धा के अलावा दोस्तों ध्यान रखना वीरा या बीरा, जिसे वीरसी भी कहते हैं, ध्यान रखना वीरसी भी कहते हैं। और इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना राव बिक्का। बताओ इसके अलावा जोधा का 5वां पुत्र कौन था? राव बिक्का। दोस्तों ये प्रमुख जोधा के पुत्र हैं। अब देखना राव जोधा जब 1489 ईस्वी में मृत्यु होगी, उससे पहले पहले क्या घटनाक्रम हो जाता है मित्रों? राव बिक्का जोधा की मृत्यु से पहले ही साइड में चला जाता है 1465 ईस्वी में।
1465 ईस्वी में आपको पता है राव बीका जोधपुर को छोड़कर चला जाता है और कोडमदेसर नामक स्थान पर, यह कोडमदेसर स्थान बताओ कहां पर पड़ता है? बीकानेर में। 1465 कोडमदेसर बीकानेर में राठौड़ों की क्या डाल देता है? नींव डाल देता है। राठौड़ वंश की नींव डाली इसने, यानी इसने अपना राज्य राव जोधा से क्या कर लिया था दोस्तों? अलग कर लिया था 1465 में। इसलिए बीका के तो शासक बनने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। और इसी बीका ने आपको पता है कि 1488 ईस्वी में, बताओ कौन सी ईस्वी में? 1488 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना की थी। और कौन से दिन की थी? आखा तीज के दिन। बीकानेर की जो स्थापना है वो आखा तीज के दिन राती घाटी नामक स्थान पर बीकानेर की स्थापना कर दी थी। इसी कारण आका तीज को बीकानेर का स्थापना दिवस आता है। यानी बीका तो राजा बनेगा नहीं। दोस्तों ये दुद्दा और बीरा जो है 1460 के आसपास, हालांकि पुख्ता तिथि नहीं है, लेकिन 1460 के आसपास दोस्तों इन्होंने मेड़ता शहर की स्थापना की। बताओ इन्होंने अलग से कौन से शहर की स्थापना की थी? मेड़ता शहर की स्थापना कर दी। यानी ये जोधपुर को छोड़कर के कहां चले जाते हैं? मेड़ता चले जाते हैं और अलग से अपना मेड़ता में कामकाज करना शुरू कर देते हैं। बीका कहां चला गया? बीका चला गया बीकानेर। बच्चे कौन? सातल और सुजा। तो मित्रों अगला राव जोधा का जो उत्तराधिकारी बनेगा वो बताओ राव जोधा का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? राव सातल बनेगा। क्योंकि 1489 ईस्वी में, 1489 ईस्वी में जोधा की क्या हो जाती है? 1489 ईस्वी में जोधा की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों जब 1489 ईस्वी में जोधा की मृत्यु हो गई तो अगला शासक बताओ कौन बना? सातल देव बना। दोस्तों सातल देव बताओ शासक कब से कब तक बना था? 1489 से लगा करके 1492 ईस्वी तक बताओ दोस्तों शासक कौन बना था? सातल देव। राव सातल देव 1489 से लगा के 1492 ईस्वी तक शासक बना। और दोस्तों जब सातल देव शासक बनता है तो इस सातल देव के काल में क्या क्या कार्य होते हैं? सातल देव के काल में दोस्तों ध्यान रखना, पहला कार्य सातल मेहर दुर्ग की स्थापना, यानी सातल मेहर दुर्ग का क्या करवाया गया? निर्माण। सातल मेहर दुर्ग का निर्माण। और मित्रों सातल मेहर का जो दुर्ग है, इस सातल मेहर दुर्ग का जो निर्माण होता है वो इसी दुर्ग के पास लोक देवता रामदेव जी जो थे उन्होंने दोस्तों ध्यान रखना भैरव राक्षस का वध किया था। बताओ कौन से राक्षस का वध किया था? भैरव राक्षस का। और मित्रों इन्हीं राव सातल के काल में कोसाणा का युद्ध होता। बताओ राव सातल देव के काल में कौन सा युद्ध होता है? कोसाणा का युद्ध। और मित्रों कोसाणा का युद्ध क्या है? कोसाणा का युद्ध होता है दोस्तों आपको पता है 1492 ईस्वी में। बताओ कौन सी ईस्वी में होता है? 1492 ईस्वी में। और ये कोसाणा स्थान कहां पर पड़ता है? कोसाणा जो स्थान है दोस्तों, ये कोसाणा स्थान पड़ता है वर्तमान में पिपाड़ सिटी। और पिपाड़ सिटी बताओ कहां पर है? जोधपुर में। कोसाणा का जो युद्ध होता है वो 1492 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में स्थान पिपाड़। पिपाड़ बताओ कहां पर पड़ता है? जोधपुर में। किस किस के मध्य होता है युद्ध? आपने पता है कि जोधपुर के शासक सातल देव और अजमेर का शासक मल्लू खां का सेनापति गुड़ले खां। अपन ने देखा था कि मल्लू खां जो अजमेर का सूबेदार था उसकी पुत्री जिसका नाम था गिंदली, जिसका सही नाम गिंदाली था, उस गिंदाली का अपहरण कर लिया था सातल देव ने। और जब गिंदाली का अपहरण होता है, गिंदाली जोधपुर आ जाती है, तो दोस्तों मल्लू खां जो है अपनी पुत्री को आजाद करवाने के लिए अपने सेनापति गुड़ले खां को बताओ कहां भेजता है? जोधपुर भेजता है। और गुड़ले खां जैसे ही जोधपुर में प्रवेश करने वाला होता है, गुड़ले खां को नजर आती है 140-41 महिलाएं एक समूह में बेटी बेटी। चैत्र का महीना चल रहा था, तो चैत्र के महीने में शिव और पार्वती की क्या कर रही थी दोस्तों? पूजा कर रही थी। और 1492 ईस्वी में जब ये 140-141 महिलाएं भगवान शिव और पार्वती की पूजा कर रही थी, तो गुड़ले खां इनको बंधक बना लेता है। और गुड़ले खां बंधक बना करके राव सातल को मैसेज करता है कि देख सातल, एक गेंदली बराबर 140, अगर तूने हमारी गेंदली को आजाद नहीं किया
तो हम तुम्हारी राज्य की 140 महिलाओं को बंधक बना ली है हमने, और हम इनको आजाद नहीं करेंगे। मित्रों, सातल देव अपने राज्य की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बड़ा चिंतित होता है और तुरंत यहां से अपनी सेना लेकर रवाना होता है इस गुड़ले खां का पीछा करने के लिए, ताकि वो अपने राज्य की 141 महिलाओं को आजाद करवा सके। और तुरंत जैसे ही गुड़ले खां यहां से रवाना, सातल देव यहां से रवाना हुआ, गुड़ले भी इन महिलाओं को बंधक बना के अजमेर की तरफ निकल लिया। और सातल देव की सेना ने गुड़ले खां को कौन से गांव के पास पकड़ लिया था? कोसाना गांव के पास में। और कोसाना गांव में मित्रों सातल देव की सेना और गुड़ले खां की सेना के बीच में एक युद्ध होता है। उस युद्ध में बताओ कौन मारा जाता है? गुड़ले खां मारा जाता है और कोसाना का युद्ध में सातल देव विजय होता है और अपने राज्य की 141 महिलाओं को आजाद करवा लेता है। दोस्तों, ये महिलाएं जब आजाद होती है, गुड़ले खां की गर्दन काट दी जाती है, तो ये महिलाएं अपने सिर पर गुड़ले खां की गर्दन को रख करके पूरे पिपाड़ शहर में घूमती है और चक्कर लगाती और गीत गाती है। गुड़ला घूमेला जी घूमेला, आरेल किसे गढ़ जाए डाई ये डाबूलियो। इस प्रकार के गीत गाती है, यानी गुड़ले को घुमाती है। गुड़ले की कटी हुई गर्दन को पूरे पिपाड़ शहर में घुमाती और गुड़ला गीत गाती है। लेकिन दोस्तों, इसी युद्ध में राव सातल देव भी गंभीर रूप से क्या हो जाता है? घायल हो जाता है। गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जोधपुर पहुंचते पहुंचते 1492 ईस्वी में ही राव सातल देव की मृत्यु हो जाती है। हालांकि युद्ध भूमि में तो इसकी मृत्यु नहीं होती, लेकिन घायल अवस्था में ये इसको जोधपुर लाया जा रहा था और जोधपुर में पहुंचते पहुंचते राव सातल की क्या हो जाती है? मृत्यु। दोस्तों, जब राव सातल की मृत्यु हुई तो राव सातल उस समय निसंतान था। राव सातल को कोई संतान की प्राप्ति नहीं थी। और जब राव सातल को कोई संतान की प्राप्ति नहीं थी तो बताओ, राव सातल की मृत्यु के बाद में अगला राजा कौन बनेगा? राव सुजा बनेगा। और राव सुजा का जो शासनकाल होगा 1492 से लगा करके बताओ कब तक होगा? 1515 तक। यानी अगला जो शासक बन जाएगा राव जोधा का उत्तराधिकारी, उसका नाम बताओ कौन हो जाएगा? रावे सुजा। अब एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। सातल के बारे में कोसाना का युद्ध लिखेंगे और सुजा के बारे में एक बार ये लिखें, फिर चलते हैं आगे। तो ये है दोस्तों अपने राव सुजा की मृत्यु, राव जोधा की मृत्यु और राव जोधा के प्रमुख पुत्र, क्योंकि तीन तो यहां से चले गए, बच्चे दो ही, राव सातल और अपना राव सुजा। तो राव सातल और राव सुजा के बारे में दो बातें लिख लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। दोस्तों, तो वापस से लिख सकते हैं आप राव सातल देव। दोस्तों, यहां पर क्या लिख सकते हैं? रावे सातल देव। मित्रों, राव सातल देव के बारे में अपने को यह भी पता होना चाहिए, शासनकाल 1489 ईस्वी से 1492 ईस्वी। मित्रों, अगला बिंदु यहां पर क्या लिखना है? पहला बिंदु, सातल देव ने सातलमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। सातल देव ने सातलमेर दुर्ग का बताओ क्या करवाया? निर्माण। और यही सातलमेर वर्तमान में पोकरण कहलाता। यही सातलमेर वर्तमान में क्या कहलाता? पोकरण। और इसी दुर्ग को बाद में राव मालदेव थोड़ा और इसको जीर्णोद्धार करवा देता है और बढ़िया दुर्ग बना देता है। अगला बिंदु, गिंदाली ब्रैकेट में लिख लेंगे, अजमेर सूबेदार मल्लू खां की पुत्री। अजमेर सूबेदार मल्लू खां की पुत्री। अजमेर सूबेदार मल्लू खां की पुत्री का विवाद होता है, क्योंकि इसका अपहरण कर लिया जाता है। और इसी विवाद के तहत मित्रों अगला बिंदु लिख सकते हैं, मल्लू खां
मल्लू खां अपनी पुत्री गिंदाली को आजाद करवाने हेतु गिंदाली को आजाद करवाने हेतु गुड़ले खां को जोधपुर आक्रमण हेतु भेजता। जोधपुर आक्रमण हेतु भेजता। मित्रों, इससे पहले भी इस सातल देव और इस मल्लू खां के बीच में अनबन की स्थिति थी, क्योंकि सातल के भाई वीर सिंह का अपहरण भी मल्लू खां ने किया था। इसीलिए तो फिर से गिंदाली का अपहरण किया था, यानी ईंट का जवाब ईंट से दिया था। पहले वीर सिंह को बंधक बना लिया था इस मल्लू खां ने। इस कारण बाद में वीर सिंह को आजाद करवा करके मल्लू खां ने उसकी पुत्री गिंदाली को बंधक बना लिया। फिर भी गुड़ले खां जब जोधपुर आया तो मित्रों यहां युद्ध हुआ था। उस युद्ध को बताओ कौन सा युद्ध कहते हैं? कोसाणा का युद्ध। बताओ कौन सा युद्ध कहते हैं? कोसाणा का युद्ध। यहां पर लिख सकते हैं कोसाणा का युद्ध 1492 ईस्वी में हुआ। और यह कोसाणा स्थान कहां पर पड़ता है दोस्तों? ये कोसाणा स्थान पड़ता है पिपाड़ सिटी जोधपुर में। कोसाणा स्थान पड़ता है पिपाड़ शहर, और पिपाड़ शहर पड़ता है दोस्तों जोधपुर में। दोस्तों ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? ये युद्ध दोस्तों एक तरफ तो अपना सातल देव है, एक तरफ तो अपने जोधपुर के राजा सातल देव है, और नंबर 2 पर दोस्तों इनके सामने जो है सातल देव के सामने है गुड़ले खां। और ये गुड़ले खां किसका सैनिक है, किसका सेनापति है? गुड़ले खां जो है वो गुड़ले खां दोस्तों मल्लू खां का सेनापति है। यहां पर लिख सकते हैं गुड़ले खां मारा गया। गुड़ले खां बताओ क्या हो गया? मारा गया। और अगला बिंदु विजेता कौन है दोस्तों? विजेता है, विजेता जो है अपने हो गए सातल देव। विजेता सातल देव। यहां तक लिखिए, फिर आगे चलते हैं। तो यह है दोस्तों अपना, बताओ कौन सा युद्ध है? कोसाणा का युद्ध। और अब कोसाणा के युद्ध के बाद में दोस्तों अब इसी युद्ध में घायल होते हुए सातल देव की क्या हो जाती है? मृत्यु। और सातल देव की मृत्यु बताओ कैसे होती है? निसंतान मृत्यु। अब निसंतान मृत्यु हुई है तो दोस्तों ध्यान रखना अगला शासक कौन बनेगा? रावे सुज्जा। तो अगला बिंदु लिख सकते हैं दोस्तों कोसाणा युद्ध के, या सीधा लिख लें 1492 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में सातल देव की निसंतान मृत्यु के कारण निसंतान मृत्यु हुई। निसंतान मृत्यु हुई। नेक्स्ट, सातल देव का उत्तराधिकारी, सातल देव का उत्तराधिकारी, सातल देव का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई, उसका छोटा भाई राव सुज्जा बना। बताओ उसका छोटा भाई कौन बना था?
उसका छोटा भाई राव सुज्जा बना। अब जब सातल देव की निसंतान मृत्यु हो गई तो उसका उत्तराधिकारी छोटा भाई राव सुज्जा। और मित्रों, जो राव सुज्जा है, इस राव सुज्जा का जो शासनकाल है वो राव सुज्जा का शासनकाल बताओ कब से कब तक है? 1492 ईस्वी से लगा करके 1515 ईस्वी तक जोधपुर में शासन कौन करेगा? राव सुज्जा करेगा। दोस्तों, राव सुज्जा शासन तो करेगा, लेकिन सुज्जा के काल में कोई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित नहीं होती है। तो सुज्जा के काल में कोई एक दो कार्य है, उनका उल्लेख करके अगले शासकों के बारे में मित्रों अपन चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। आज जो पढ़ाया सभी विद्यार्थियों को क्लियर होना चाहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, राम राम।